आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। पहला लेक्चर है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। मैंने आप लोग को अपने पिछले ही इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि हम लोग चैप्टर वाइज सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे एपॉक्सीडेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम एपॉक्सीडेशन का एक बार इंट्रोडक्शन जानते हैं और जानते हैं कि आखिरकार एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर हम एक एक करके सारे के सारे एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं कि आखिरकार हमारे पास एपॉक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, एल्कीन है, और एल्कीन के सामने मैं यहाँ पर इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन बना देता हूँ और आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिले। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास यहाँ पर एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए तो इस ही रिएक्शन को हम बोलेंगे एपॉक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन से क्या बन रहा है, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली एपॉक्साइड क्या होते हैं, जो भी आपके पास साइक्लिक ईथर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड होते हैं। और जो नंबरिंग होती है वो हम हेटेरो एटम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, इस तरीके से आप नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं। आ रही बात समझ में? यह सब हम डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन सवाल आ रहा है कि सर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ये जो आपके पास नवजात ऑक्सीजन है जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसका सोर्स क्या है? इसके सोर्स होते हैं एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये किसकी वजह से हो रहा होगा, एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से आ रहा होगा। अब एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे, उन्हीं को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है मेटा क्लोरोपेरबेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, MCPBA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटा क्लोरोपेरबेंजोइक एसिड। अभी हम स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, बहुत सारी डिटेल बातें करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो अगला होता है वो होता है DMDO। DMDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईमिथाइल डाईऑक्साइरेन। डाईमिथाइल डाईऑक्साइरेन। जब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं इनके सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह सबकी बात करने वाला हूँ। तीसरा जो हमारे पास मेन होता है वो होता है H2O2/NaOH। आपको बताया था मैंने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो उसी ही में हमारे पास एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लास्ट होता है हमारे पास शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस के अच्छे खासे चांसेस बनते हैं। शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। तो टोटल हमारे पास ये 4 एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब हमें एक एक करके सारा स्टडी करना है। सबसे पहले मेटा क्लोरोपेरबेंजोइक को मैं स्टडी कराऊंगा। नंबर 1 पे हमारी हेडिंग एपॉक्सीडेशन में ये होगी। नंबर 2 हमारे पास DMDO होगा। नंबर 3 हमारे पास होगा H2O2/NaOH। और लास्ट में हम पढ़ेंगे शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन नंबर 4। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर है, इसकी जगह आप लोग कोई और भी पर एसिड यूज कर सकते हैं, RCO3H। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एल्काइल पर एसिड आप यूज कर सकते हो, बेंजोइल पर एसिड आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से जो काम यहाँ पर ये करेगा वही काम आपके पास ये भी कर देगा। तो अब हम एक बात और करते हैं नोट में। हमारे पास जो एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बोलने से मतलब क्या है, खुद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, है ना। और यहाँ पर एक हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफिलिक टाइप के। तो अगर मैं दोनों ही के एग्जाम्पल में बात करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक में हमारा जो फेमस एग्जाम्पल होता है वो MCPBA होता है। मतलब जितने भी आपके पास पर एसिड होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप के होते हैं। अभी डिटेल में हम बात करेंगे, जब मैं MCPBA बताऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आखिरकार क्यों है हम बात करेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O2/NaOH। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो रिलेट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से
और यह जो बात है ये कहीं ना कहीं रिलेट है इलेक्ट्रॉन रिच से। तो हमें यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो आखिरकार ये अटैक कहाँ करने वाले हैं, ये अटैक करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर। अब बस हमें सर आप ये बता दो कि आखिरकार ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये अटैक तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे करेगा, ये हमें समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम लोग इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स में अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं MCPV। इसके बारे में सारी डिटेल में बातें करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स में सबसे पहला MCPV। इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहला हम एजेंट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, MCPV। तो मैंने आप लोगों से फुल फॉर्म की बात कर रखी थी, इसका फुल फॉर्म होता है मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। अब आप ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर की बात भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर इसी में छुपा है। आप सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर ये पोजीशन के बगल में ये ऑर्थो है और यहाँ पर मेटा है और मेटा पर आपने क्या लगा दिया, Cl लगा लिया। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा MCPVA का। अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर Cl क्या लगा रहा है, मेटा पोजीशन पर -I की वजह से यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा पूरा का पूरा वो खुद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो ये जनरली अटैक कहाँ करना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा ऑन इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। पक्की बात है ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, लेकिन कौन सी डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आ रही है। ये बात हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो काम हमारे पास जनरली ये करते हैं वही काम हमारे पास ये वाले सिस्टम भी करेंगे, लेकिन ये वाले सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम क्यों करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ज़्यादा आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पर अटैक करेंगे। तो ये बात तो हमें इतनी समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ तो एग्जांपल हमारे पास अभी हमने लिया था इस तरीके से ही, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ MCPVA मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड और यहाँ पर मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ CH2Cl2, सॉल्वेंट है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं अगर आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर है और यहाँ पर मैं आपके सामने वही दोबारा से MCPVA ले लेता हूँ और यहाँ पर सॉल्वेंट है CH2Cl2। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कि आखिरकार हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म से पहले आप एक बात समझ जाओ, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था तो ये आपकी तरह किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर एल्कीन पर डबल बॉन्ड है तो ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म से पहले आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड का होना है, क्योंकि जो परऑक्सी बॉन्ड होती है वो क्या होती है, बहुत वीक होती है। इसी वजह से उस बॉन्ड का होना ही यहाँ पर सबसे मेन बात है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ पर मैं C डबल बॉन्ड O बनाता हूँ, फिर O, यहाँ पर O और यहाँ पर इस तरीके से H बना दिया, ठीक है। यहाँ पर ये पोजीशन के बगल में ऑर्थो है, फिर यहाँ पर मेटा पर मैंने Cl लगा दिया। ये आपके पास है मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको हल्का सा ऊपर लेके जाओ ताकि मैं एरो बहुत अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। और ये वाली बॉन्ड ब्रेक होके कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक। वहीं पर आपके पास यहाँ पर इस बॉन्ड का होना होता है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पर इस पर अटैक करते हैं और उसी के साथ यहाँ पर इस बॉन्ड का ब्रेकिंग भी इस तरीके से होगा। ये बात समझ में आ रही है आप सबको बहुत अच्छे से। इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है।
अब अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पा रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर आपके पास एक, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से होगा, जहाँ पर आप साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाओगे तो ये वाली बॉन्ड क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। ये वाली बॉन्ड क्या हो रही है आपके पास, यहाँ पर H इस तरीके से आपने किया, यहाँ पर आपने O के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास H था, यहाँ पर आपके पास O है, फिर यहाँ पर आपके पास ये वाली बॉन्ड थी ही, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CO। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग आप दिखा रहे हो इस तरीके से, और यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा रहे हो, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या रहेगा, PHCl। इस पूरे ग्रुप को मैंने क्या बना दिया, PHCl बना दिया। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन के आ रहा है। अब अगर फाइनली आप इसको बनाओगे तो फाइनली आपके पास ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, यहाँ पर ये हो गया। और इस वाले पूरे सिस्टम में आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाले पूरे सिस्टम में आपके पास आप ऐसे बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O OH और मेटा पर क्या आ जाएगा, Cl। ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप खुद देखो, ये आपके पास सबसे पहले क्या था, एल्कीन था, और एल्कीन से आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, और यही आपके पास क्या आ जाएगी, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन आ जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस तरीके से हमने किया है। तो कुल मिला के मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के बारे में अभी तक हमें बात समझ में क्या आ रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है, क्योंकि Cl अपना -I लगाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से एक बात हमें समझ में आ रही है कि जो ये एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर जो ये अटैक इस तरीके से हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कैसा अटैक होता है, सिन अटैक होता है। सिन अटैक का मतलब होता है एक साइड से ही अटैक होता है, ठीक है। सिन अटैक से हम बात समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई सिस एल्कीन है तो उसका सिस में फॉर्मेशन होगा, और यदि हमारे पास कोई ट्रांस एल्कीन है तो उसका ट्रांस एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसी ही बात को मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने MCPB के बारे में दो बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात हमारे पास क्या निकल के आ रही है कि ये सिन अटैक शो करता है, और दूसरी बात हमारे पास क्या निकल के आ रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर था। तो ये हमेशा अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अब सिन अटैक का मतलब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपके पास सिस फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर आप मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड लेते हो और यहाँ पर आप सॉल्वेंट लेते हो CH2Cl2, तो आपके पास कुछ इस तरीके से एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिस था तो सिस का फॉर्मेशन हो गया। अब इस तरीके से आपके पास अगर कोई एल्कीन है ट्रांस, तो यहाँ पर वही दोबारा से मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, फिर आपने यहाँ पर DCM ले लिया, ये इसी का नाम होता है। DCM का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोमीथेन। तो आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। अब लास्ट पॉसिबिलिटी की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऐसा ग्रुप लगा है और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप लगा है। आप फिर से वही रिजल्ट लेते हो, या तो लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पर मैं DCM लिख दूँ तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखना ध्यान से, ये वाले ग्रुप ऐसे ही रहेंगे और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कुल मिला के जो पूरा का पूरा आप अटैक देखोगे तो यहाँ पर हर जगह अटैक कैसा हो रहा है, सिन अटैक हो रहा है। अगर सिस एल्कीन है तो सिस एपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन हुआ है, अगर ट्रांस है तो ट्रांस का ही फॉर्मेशन हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस बात से हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, इस बात को ध्यान में रखकर। वो कॉन्सेप्ट है रेशियो सेलेक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैंने आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रखी है सेलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर है रेशियो सेलेक्टिविटी, मतलब रीजन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से रीजन पर अटैक होगा। तो इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल है कुछ इस तरीके से। आपके पास एक सिस्टम है और एक सिस्टम में आपके पास यहाँ पर एल्कीन है, दो एल्कीन है और मैं सामने
रिएजेंट ले रहा हूँ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड या कोई परऑक्सी एसिड भी हो सकता है, तो आखिरकार ये अटैक कहाँ करेगा, कहाँ पर एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर है और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर है। अगर आप दोनों को देखोगे तो आपको हमेशा वहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है ये, तो इसको सामने कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा। आप अल्फा एच कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है तो अटैक भी यहीं पर होगा और एपॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इसी ही बात को हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी, मतलब रीजन को सेलेक्ट करना। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ आपके पास ग्रुप लगे हुए हैं ना, CH3 CH3। और अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड DCM, आप लोगों से मेरा सवाल, बताइए कहाँ पर अटैक होने वाला है। बोलोगे सर इस बार तो बहुत आसान है, ये खुद क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हमें पता है ये अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे करेगा। और ये वाली डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये नहीं है, क्योंकि ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। देखो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम लोग एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पर एपॉक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही है, कैसे क्वेश्चंस करोगे। अब हम एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं जहाँ पर हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, और स्टीरियो सेलेक्टिविटी आता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसके देखना। तो अब हम बात कर लेते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के केस में आखिरकार स्टीरियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगने वाला है। तो ज़रा ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल की बात करता हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से सिस्टम है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने डैश पर OCH3 ग्रुप लगा रखा है। बात समझ में आ रही है। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड इन सॉल्वेंट DCM डाइक्लोरोमीथेन। अब सवाल ये है कि एपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये डैश पर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एपॉक्साइड का रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्या उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करेगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल। हमें यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस कंसिडर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे जो एपॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा वो वेज पर होगा, क्योंकि ये डैश पर है, और ये वाला ग्रुप क्या करेगा, आने वाले एपॉक्साइड फॉर्मेशन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करेगा। तो हम बोलेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से एपॉक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है आपके पास? ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने स्टेरिक हिंड्रेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो आइसोमर्स में सेलेक्टिविटी लाना। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ बता सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपके पास ये वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर आपके पास क्या लगे हैं, H और H ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसकी बात करते हैं किसमें, DCM में ले लिया हमने। तो यहाँ पर जब मैं आंसर बनाऊंगा तो ध्यान से देखना, एक तो ऊपर से पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको हम एक्सो बोलते हैं, और एक नीचे से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको हम एंडो बोलते हैं। बात सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। जब आप लोगे तो ऊपर वाले ग्रुप बल्कि नहीं है, ये H और H कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस प्रदान नहीं करते, तो आपके पास एक तो एपॉक्साइड का फॉर्मेशन ऐसा होगा, और साथ ही साथ एक एपॉक्साइड का फॉर्मेशन आपके पास कुछ ऐसा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये एपॉक्साइड का फॉर्मेशन तब ही होगा जब आपके पास एक्सो अटैक होगा। क्या होगा, एक्सो अटैक। और इसका फॉर्मेशन तब होगा जब आपके पास क्या होगा, एंडो अटैक होगा। और हमने अच्छे से पढ़ा है ऐसे वाले सिस्टम में जब तक ऊपर की तरफ हिंड्रेंस ना हो तो हमेशा एक्सो अटैक ही प्रेफर करते हैं। तो यही हमारे पास क्या होगा, मेजर होगा, और यही हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा। तो ये जो आप मेजर और माइनर बता पा रहे हो, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी ही तो बता पा रहे हो। वैसे ही यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, बोलेंगे सर आपने दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया, लो बना लो ना यार, दूसरे पॉसिबल प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही बनाना चाहोगे। लेकिन हम बोलेंगे ये वाला हमारे पास क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा। रीज़न आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को हमें ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की और बात करता हूँ,
इस बार मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड इन DCM सॉल्वेंट। पक्की बात है, 2 आंसर की पॉसिबिलिटी आने वाली है और आपको ये भी पता है मेजर कौन है और माइनर कौन है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली हो जाएगी हमारे पास, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जो आप पॉसिबिलिटी बना पा रहे हो ये एक्सो अटैक होगा तब बना पा रहे होगे, ऊपर से अटैक होगा जब किस पे, डबल बॉन्ड पे, और ये पॉसिबिलिटी आप तब बना पा रहे हो जब एंडो अटैक होगा। क्या होगा? एंडो अटैक, नीचे की तरफ से अटैक हो रहा होगा। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पर बल्कि ग्रुप हैं, तो यहाँ पर हमें स्टेरिक हिंड्रेंस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में जो हमारे पास मेजर होगा वो होगा एंडो अटैक वाला। तो यही हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी, जो कि हमने बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ कर रखी है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप लोगों को। अब क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्या हम लोग कंट्रोल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी कर सकते हैं? इस बात को समझने के लिए हम कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात कर चुकी है, लेकिन अब सवाल आ रहा है कि आखिरकार हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या स्टीरियो सेलेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं? तो टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो सुनिएगा, यदि हमारे पास कोई भी जब ग्रुप होता था कुछ इस तरीके से, जरा ध्यान देखना, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। यहाँ पर अभी मैंने लिया OCH3, और इस वाले केस में जब आप लेते थे मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड और यहाँ पर लेते थे DCM, तो आप लोग यहाँ पर क्या करते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस कंसिडर करते थे और यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट साइड से फॉर्मेशन करते थे, क्योंकि आपने इस वाले केस में क्या कंसिडर किया है, स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसिडर किया है। अब आप ध्यान से सुनना, अगर हम एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लें, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास है OH ग्रुप, ठीक है, जो कि एक पोलर ग्रुप है, और यहाँ पर हमारे पास है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ DCM। तो इस वाले केस में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जिस साइड आपका OH है उस ही साइड आपके पास इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये बात बहुत ज़रूरी बात है, मतलब यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई इस तरीके से OH ग्रुप हो जो कि पोलर ग्रुप है, तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिस साइड आपके पास वो ग्रुप प्रेजेंट है उस ही साइड आपके पास उसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जनरली यहाँ देखा ही जाता है इसका परसेंटेज 92% होता है, और जबकि अगर मैं कुछ इस तरीके से आंसर बनाऊँगा, यहाँ पर OH है और यहाँ पर आपके पास O आएगा, तो ये 8% देखा जाता है। बल्कि जब इस केस में हम बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर O है, यहाँ पर OCH3 है, तो यहाँ पर ये 60% देखा जाता है और यहाँ पर ये 40% देखा जाता है। तो मेजर माइनर यहाँ भी है, मेजर माइनर यहाँ भी है, लेकिन आप परसेंटेज देखो किस तरीके से यहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो आप हमेशा रखना, जब भी कोई पोलर ग्रुप होगा OH टाइप का, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर को ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल की आपसे बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर आपके पास ये वाला ग्रुप है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड MCPBA इन DCM, तो देखो ध्यान समझना, आप लोगों को इस ग्रुप पर ध्यान नहीं देना है, इस वाले ग्रुप पर ध्यान नहीं देना है। आपका जो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो इस एलाइलिक पोजीशन पर, इस OH ग्रुप पर होना चाहिए, क्योंकि यही स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए चलना है। तो हमारा जिस साइड OH होगा उसी साइड हम लोग इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। नहीं तो अगर आप इस ग्रुप पे ध्यान दोगे तो आप सोचोगे सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा तो वो वाला ग्रुप अपोजिट साइड जाएगा।
आपको इन सब ग्रुप से मतलब नहीं, मतलब इस वाले ग्रुप से था, क्या ये ग्रुप स्टेबिलिटी पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, ये वाली बात कर रहे हैं। अब मान लो एक एग्जांपल की हम बात और करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कुछ ऐसा, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हमने ले लिया OH, और यहाँ हमने सबसे पहले ले लिया TBDMSCl, इससे A आ रहा है, और फिर हमने ले लिया मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ DCM सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन को करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं TBDMSCl की बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है टर्ट बुटाइल। ये नाम भले ही अजीब है सर, क्या ये सारे फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे? तो समय के साथ साथ याद हो जाएंगे। डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, सिलाइल क्लोराइड। एक्चुअली क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ OH होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एल्कोहल। तो ये एल्कोहल को क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, और प्रोटेक्ट कर देने से आपके पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कुछ ऐसा भयानक सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, OSI, यहाँ पर ये टर्ट बुटाइल और यहाँ पर डाईमिथाइल, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप खुद देखो, ये आपके पास अगर A आ चुका है, तो जब आप इसमें मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड लेके आओगे इन DCM, तो अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को कंसीडर करना है, तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर जो OH ग्रुप लग जाएगा, मतलब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो डैश वाली पोजीशन पर हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से रिजेंट्स का खेल चल रहा है आपका। रिजेंट्स का खेल नहीं है, ये लोग आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप तो यार तब भी वही OH ग्रुप है, अच्छा वो देख के आ जाओगे। तो हर एक चीज़ आपस में कनेक्टिविटी के साथ होती है, और आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इन क्वेश्चंस की, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला ही क्वेश्चन है NBS और NaOH। देखो तेरा ध्यान सुनना, NBS का फुल फॉर्म होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो आप कह सकते हो यहाँ से ये सोर्स होता है Br+ का, सोर्स ऑफ Br+। तो यहाँ पर जो Br+ है वो सबसे पहले कैसे अटैक करेगा, ये देखो खुद कहाँ पर है, ये OH इस जगह पर है। तो आपके पास यहाँ पर जो Br आएगा वो कहाँ पर आएगा, आपके पास यहाँ पर Br नीचे की तरफ आएगा, Br इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये हो गया, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा OCH3। NBS सोर्स होता है ब्रोमीन का, तो यहाँ पर OCH3 ऐसे ही रहेगा, ये वाली कंडीशन होगी। अब आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो किसमें, चेयर फॉर्म में, क्योंकि कोई भी साइक्लोहेक्सेन के क्वेश्चन होते हैं वो चेयर फॉर्म में ही हमेशा कन्वर्ट होके होते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये वाली पोजीशन क्या है, 1, ये 2, ये 3। अगर हम OCH3 को ऊपर की तरफ यहाँ लगा दें तो ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। तो हम Br को क्या ऐसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास H आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास H आ जाएगा। इस वाली जगह तो इसकी एक्सेल पोजीशन क्या होगी, ऑक्यूपाई हो गई। अब अगली स्टेप में आपके पास क्या है, NaOH है, और NaOH से क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना, OH- निकल के आएगा यहाँ से। तो OH- का हमेशा अटैक कहाँ से होगा, सबसे पहले ये एक्सियल अटैक प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर इस वाली जगह अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Br। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप दोबारा से इस स्ट्रक्चर को बना लो वैसे ही चेयर फॉर्म में। जब आप चेयर फॉर्म में दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाओगे तो आपके पास कैसे आ जाएगा बनके, यहाँ पर OCH3 ऊपर की तरफ है, सेकंड वाले पोजीशन पर OH भी ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर आपके पास Br कहाँ है, नीचे की तरफ है। आप जब भी बनाओ तो हमेशा इस तरीके से बीच में लाइन खींचा करो। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना आप जितने चाहें उतने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ फर्दर फिर OH- मौजूद होगा, तो वो क्या करेगा, इस H+ को भगा ले जाएगा, या आप वाटर कह लो, जो भी कुछ कह लो। जैसे ही OH- को भगा ले जाएगा, यहाँ पर O- आएगा, ये O- यहाँ अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा। तो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर की तरफ से ही अटैक होगा। तो आपके पास कुछ
इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, जिस साइड में OCH3 ग्रुप है उसी ही साइड में हुआ है। अगर हम नॉर्मल इपॉक्सीडेशन करते MCPBA में तो आंसर डैश में आता, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, आंसर उसी में ला दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इस रीजेंट का सहारा लेना पड़ता है। MCPBA सिर्फ कब कर सकता था, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होने के फिर भी बावजूद ये कुछ इस तरीके से हो गया। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अगर हम MCPBA लेते तो यहाँ पर ये डैश पर होता। तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से देखना, ये आगे चल के यूज होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, तो आपको पता है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है। तो पक्की बात है आपके पास यहाँ पर जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट साइड में होने वाला है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर दोगे। बहुत आसान है। आपको यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पोलर ग्रुप नहीं है जिससे आप वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाकर उसी साइड लगाओ। अब देखो इस वाले केस में बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर NBS और NaOH आ जाए, देखो अभी अभी हमने देखा था कि अगर शॉर्ट ट्रिक निकाले तो जिस साइड वो ग्रुप होता है उसी ही साइड आता है। तो शॉर्ट ट्रिक ना भी लगाओ, आप सीधे यहाँ पर इसको रीजेंट्स देख के क्वेश्चन करोगे तो डबल बॉन्ड पे सबसे पहले यहाँ पर डैश साइड क्या आ जाएगा, Br+ आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाले ग्रुप तो ऐसे लगे ही रहेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास Br आ जाएगा। पहला केस सबको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस से Br+ आया, अगले स्टेप में क्या होगा, OH- आएगा। पता ही अच्छे से, ये वाला अटैक ऊपर से ही करेगा इस बार, क्योंकि डैश पे इस बार क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो फाइनली आपके पास इपॉक्साइड का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, मैं सीधा एक स्टेप कर दे रहा हूँ मिस करते हुए, आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे ही डैश पर OH आएगा, फिर से OH- का H+ भगा ले जाएगा और वह अटैक करके यहाँ पर Br को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर करेगा और वैसे ही बन जाएगा। ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में आता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान है। ये वाला किस तरीके से है, ये कुछ बंद किताब की तरह है। याद करो हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो अटैक कहाँ से होने वाला है, ऊपर से ही अटैक होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा और ऊपर से अटैक होगा, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस कॉन्सेप्ट को याद करो ना यार, जंक्शन पे हिस्टोकेमिस्ट्री कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब तस्वीर कुछ ऐसी होगी बंद किताब की तरह। तो नीचे की तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर की तरफ से। तो ऊपर की तरफ से अटैक करेंगे। तो ऐसे सवाल तो आपको बच्चे जैसे लग रहे होंगे। जो गेट और नेट लेवल में सबसे हायर सवाल माने जाते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री के, वो आप सवाल इस तरीके से इतनी आसानी से कर पा रहे हो। तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे समय बिताना होता है, बाकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। जितना स्कोर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर पाओगे, उतना आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे, ये यकीन मानो। क्योंकि यहाँ पर आप खुद सोचो, जब आपने नहीं पढ़ा था तो आप इसको डर रहे होगे, लेकिन जब आपने एक बार सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चन आप कितने भी लेके आ जाओ, 100 लेके आ जाओ, 200 लेके आ जाओ, इससे रिलेटेड आप सारे सवाल कर दोगे। ठीक है, कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं।